नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की एक बुक है मध्यकालीन भारत। इस पुस्तक का रिव्यू मैंने किया हुआ था, मैंने पूरी जानकारी दिया था। मुगलकालीन भारत, क्षमा करिएगा, मुगलकालीन भारत। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत ही बड़े इतिहासवेत्ता हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं और विशेष रूप से मुगलकालीन इतिहास और मराठा इतिहास के बहुत बड़े जानकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं। तो अगर इनकी पुस्तक को आप लोग पढ़े नहीं हैं तो बिल्कुल पढ़िएगा। मुगलकालीन भारत के लिए इनसे अच्छा विकल्प शायद ही किसी राइटर को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव मुगल काल के और मराठा काल के बहुत ही अच्छे जानकार, बहुत ही अच्छे इतिहासकार हैं। तो इनकी पुस्तक का मैं रिव्यू किया हुआ था, अपने इसी चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में रिव्यू किया हुआ था। आज एक विशेष मुद्दे पर एक वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। मुगल वंश का एक शासक था बाबर। मुगल वंश की स्थापना ही उसने किया था, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा और माता थी कुतुब निगार खानम, अफगानिस्तान का था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, जो मुगल वंश के पूर्ववर्ती शासक माने जाते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल वंश की पतन ही हो जाता है, मुगल वंश के तमाम अयोग्य शासक माने जाते हैं। हाँ, मुगल औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आता है। मुअज्जम जो उसका नाम रहता है वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। मुअज्जम के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियार, फर्रुख सियार के बाद रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम दूती, अकबर दूती, फिर बहादुर शाह जफर। तो यह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुगल वंश के इतने शासक हुए हैं। लेकिन मैं बाबर के बारे में आज का वीडियो है और बाबर ने बाबरनामा लिखा था, मुख्य रूप से इस पर ही केंद्रित है यह आज का वीडियो। बाबर ने बाबरनामा लिखा। बाबर एक ही बहुत ही अच्छा शायर भी था, एक लेखक था, विद्वान व्यक्ति था, ठीक है, प्रकृति प्रेमी था, बहुत सारे उसके पास विशेषताएं थी बाबर के पास। तो बाबर ने बाबरनामा लिखा, उसमें यात्रा संस्मरण भी लिखता था। तो बाबरनामा जो है इतिहास का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसका लेखक बाबर है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो बाबर ने जो बाबरनामा लिखा है उसमें भारत का वर्णन वह कैसे करता है बाबर, मुझे पढ़ते हुए शर्म आएगी, आपको सुनते हुए शर्म आएगी जब आप सुनेंगे। मतलब जिस भारत पर आक्रमण करने के लिए लार टपका रहा था बाबर, उसने भारत की विशेषता क्या बताई है भाई। जब बाबर इतना ही विपन्न था, जब भारत इतना ही विपन्न था, इतना ही कोई विशेषता नहीं थी भारत के पास कला नहीं था, साहित्य नहीं था, संगीत नहीं था, विज्ञान नहीं था। बाबर के अनुसार भारत के लोग सुंदर नहीं थे, भारत के लोग शिल्पकला का ज्ञान नहीं था, सामाजिक समरसता नहीं थी भारत में। यह सब बाबर ने लिखा हुआ है। जब भारत के अंदर इतनी कोई विशेषता ही नहीं थी, तो उस भारत पर आक्रमण करने के लिए, यहाँ बसने के लिए, मुगल वंश की स्थापना करने के लिए क्यों मरे जा रहे थे अफगान? क्यों मरे जा रहे थे? बाबरनामा में बाबर ने क्या लिखा है भारत के बारे में और भारतीयों के बारे में आप पढ़िए। मैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का यह बुक, जिसमें बाबरनामा का कुछ चीज़ें लगभग 100-150 शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें भारत का वर्णन बाबर किस भाषा शैली में करता है, आप सुनिएगा। देखिए उसने लिखा है, सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा। हाँ, किसी चीज़ को देखने समझने की बाबर में असाधारण शक्ति थी। उत्तर भारत की यात्रा करते समय वह यहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं, वनस्पति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को भी ध्यान से देखता रहा। इन सब का उसने अपने आत्मचरित्र में वर्णन किया है। भारतवर्ष को अच्छी तरह और निकट से देखने पर यह उसके मन नहीं भाया था। भारत को जब वह निकट से देखता है तो उसका मन नहीं भाया। पूरे विश्व को जिस भारत ने आकृष्ट किया, जहाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसी, पूरे यूरोप के लोग जिस भारत के मसाले की खुशबू पाने के लिए, जिस मसाले की स्वाद का चस्का ऐसा लगा कि वह कहाँ से दूर पश्चिम से वह भारत की ओर चले आए और यहाँ पर जिए भी, मरे भी।
हाँ, उस भारत के बारे में बाबर साहब को किसी प्रकार से आकर्षण नहीं था उस भारत के बारे में। तो देखिए, भारतवर्ष को अच्छी तरह और निकट से देखने पर यह उसके मन नहीं भाया। एक विजेता की दृष्टि से ही उसने देश दर्शन किया था। उसके अनुभव उसी के शब्दों में अच्छी तरह व्यक्त हुए हैं। उसने लिखा है, अब क्या लिखा है, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें बहुत कम आकर्षण है। वाह रे चूतिए, कहना नहीं चाहिए, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, और यहाँ पर मरे भी जा रहे हैं। जो मिठाई आपको अच्छी नहीं लगती है, आप उसका अपमान भी कर रहे हैं, उसका अपमान भी कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, उसको गाली भी दे रहे हैं और उसके लिए मरे जा रहे हैं, उसको खाएंगे भी। भारत ऐसी मिठाई थी बाबर के लिए। हाँ, यहाँ के लोग सुंदर नहीं हैं। बाबर लिखता है कि भारत के लोग सुंदर नहीं हैं। सामाजिक संसर्ग मतलब सामाजिक मेल मिलाप नहीं है, सामाजिक समरसता नहीं है, उस भारत की बात कर रहा है ये। अर्थात एक दूसरे के यहाँ आने जाने का यहाँ चलन नहीं है। न लोगों में किसी प्रकार की प्रतिभा है, न शक्ति ही है। बताइए, शक्ति नहीं है, प्रतिभा भी नहीं है। न वे एक दूसरे के साथ बर्ताव करने में दक्ष ही हैं। यहाँ की दस्तकारी में रूप, आकृति और नियम समानता का सौष्ठव नहीं है। यहाँ न तो अच्छे घोड़े हैं, न अच्छे कुत्ते हैं, अच्छे अंगूर नहीं हैं, अच्छे खरबूजे नहीं हैं, न बढ़िया किस्म के फल मिलते हैं। बताइए, भारत जो है आम, जो फलों का राजा आम माना जाता है, उसकी जन्मभूमि है भारत। केला की जन्मभूमि भारत है, नारियल की जन्मभूमि भारत है। बहुत सारे फल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन सब की जन्मभूमि भारत मानी जाती है। यहाँ तक कि अनाज, गेहूं और चावल की जन्मभूमि भी भारत मानी जाती है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, मेहरगढ़ में लगभग 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़ से सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो अविभाजित भारत का एक अंग था, अब तो फिलहाल पाकिस्तान में है, वहाँ से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। भारत तो यह माना जा सकता है कि गेहूं की जन्मभूमि भारत है। और चावल जो सबसे पहले जो खोजा गया था वह लुहरा देव से खोजा गया था, संत कबीर नगर से। फिर मेहरगढ़ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं जो 8000 ईसा पूर्व करीब हैं, ठीक है। फिर कोल्डिहवा जो इलाहाबाद प्रयागराज के करीब है, वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं और चावल जो अनाज की दो बड़ी किस्में हैं, उसकी जन्मभूमि भारत है। और उसको यह बोल रहा है कि यहाँ पर न अनाज है, फल नहीं है, फूल नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ है ही नहीं। देखिए, न ही बढ़िया किस्म के फल मिलते हैं, हाँ, न बढ़िया किस्म की सब्जियां मिलती हैं, बाजारों में बढ़िया रोटी रसोई नहीं मिलती है, गर्म पानी के हम्माम नहीं हैं, उच्च विद्यालय नहीं है, उच्च विद्यालय नहीं है। अरे अपने काका बख्तियार खिलजी से पूछते, जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी और 6 महीने तक धू धू करके पूरा विद्यालय जलता रहा, 6 महीने तक, समझ सकते हैं कितना साहित्य मिट गया होगा, कितनी मानव सृजन की जो अटूट, जो सबसे बड़ी सृजनात्मक जो भी पुस्तकें रही होंगी, वह सभी मिट गई, खराब हो गई, जल गई, खाक हो गई, ठीक है। और उसको यह बोल रहा है उच्च विद्यालय नहीं है, बत्तियां और मसाला नहीं है। बत्तियों और मसालों की जगह यहाँ के लोग गंदे आदमियों के झुंड रहते हैं, जिन्हें ये दीप व्यक्ति कहते हैं। इन लोगों के बाएं हाथ में लकड़ी की छोटी सी तिपाई होती है, जिसके एक कोने में मोमबत्ती की तरह कोई चीज़ लगी रहती है, ठीक है। तो यह बहुत सारी बातें बाबर ने लिखा है और मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता। देखिए, कुछ बातें मैं और बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी नदियाँ और पहाड़ी झरनों के पानी को छोड़कर यहाँ पानी का अभाव है। बताइए, जिस भारत को नदियों का देश कहा जाता है, हाँ, अविभाजित भारत का अंग है, अविभाजित भारत का अंग है बांग्लादेश। सुनिएगा, अविभाजित भारत का अंग है बांग्लादेश, अविभाजित भारत का अंग है पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। जिस तरह से झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, वैसे पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। वह तो भारत का ही अंग था ना, और अंग है और रहेगा भी। अविभाजित भारत की बात हो रही है बाबरनामा के अनुसार। और नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा, यह जीएस का प्रश्न है। और उस भारत को बोल रहा है यहाँ पर पानी का अभाव है। बड़ी बड़ी नदियों और पहाड़ी झरनों के पानी को छोड़कर यहाँ पानी का अभाव है। यहाँ के निवासियों के निवास स्थानों, बाग बगीचों में पानी बहता दिखाई नहीं देता है। यहाँ के निवास स्थानों में किसी भी तरह का आकर्षण नहीं है। इनके वन कटाव में सुंदरता, समानता नहीं है और न ही हवादार है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। देखिए, कुछ बातें और लिखा गया है। किसान व अन्य निम्न श्रेणी के लोग नंगे घुमा करते हैं। ये लोग इज्जत ढकने के लिए एक चिथड़ा बांध लेते हैं। तो बहुत सारी बातें इसने लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से वर्णन किया गया है बाबरनामा में भारत के बारे में। लेकिन यह ठीक है, किसी भी यात्री के द्वारा कुछ संस्मरण लिखे जाते हैं, उसका वर्णन करना उसका अधिकार बनता है, उससे ही इतिहास समृद्ध होता है। बाकी जो आगे आने वाले जो बच्चे होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, उसी का ही स्रोत मानकर इतिहास का अध्ययन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना ये है, जिस भारत के लिए, जिस भारत में बसने के लिए, जिस भारत में आक्रमण करने के लिए, जहाँ राज चलाने के लिए यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे आक्रांता मरते रहे, उस भारत के बारे में एक भी अच्छी बात है मतलब बहुत कम, शायद 90% तो इसने सब कुछ, यहाँ तक कि फल फूल सब्जी जो उस समय कोई मतलब नहीं है, उन सब चीज़ों का भी इसने यह कहा कि यहाँ पर फल ही नहीं है, सब्जियाँ नहीं है, फूल नहीं है, गीत नहीं है, कला नहीं है, साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, सामाजिक समरसता नहीं है। भाई एक चीज़ ढंग का तो लिखा होता। हाँ, तो यह बातें हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। बाबरनामा की यह बातें आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत पर आक्रमण भी किया, यहाँ पर बसा भी, स्थापना भी किया, और यहाँ से यह सीधे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। और ऐसी बात बाबरनामा में बाबर लिखता है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।